हूँ डॉक्टर सना। आज फिर हम आए हैं हेल्थ आर्ट के साथ। आज जो मेरे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में वो मेरे कुलीग हैं, मेरे साथ काम करते रहे हैं बहुत अरसे, और हम लोगों ने बहुत टाइम पहले काम स्टार्ट किया। और डॉक्टर जैद ने अपनी जो स्किल है, मैंने नाम ऑलरेडी आपको बता दिया, हमारे साथ बेसिकली डॉक्टर जैद हैं, और डॉक्टर जैद ने जो अपनी स्किल्स हैं वो बेसिकली इम्प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्हेंस किए, अपने स्किल्स बढ़ाए। इनकी जो स्पेशलिटी है वो फुल माउथ रिहेबिलिटेशन है। बेसिकली ये उन लोगों को ट्रीट करते हैं जिनके बिल्कुल भी दांत ना हो या थोड़े बहुत दांत है या दांतों में कोई इशू है, वो चाहते हैं कि वो फुल अपनी स्माइल जो इन्हेंस कर दें। तो जी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जैद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर सना, कैसी हैं आप? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? आज आपको हमने क्लिनिक से बुला लिया यहाँ पे। बिल्कुल, आपने बड़ी मुश्किल से आपने आज हमें बुला ही लिया और आपने अपने शो में हमें बुला के इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग अस इन द शो। और इसके अलावा ये कि आपने बताया कि हमारा काफी लॉन्ग जर्नी है। जी बिल्कुल, 15 इयर्स ऑलमोस्ट 15 इयर्स के साथ हम काम करते हैं एज अ कोलीग और एज अ टीम वर्क करते रहे आपके साथ। सो बाकी आपने बता ही दिया कि मोस्टली आई डू इम्प्लांट्स एंड फुल माउथ हैबिलिटेशन, स्माइल चेंज ओवर्स, मेक ओवर्स एंड अदर थिंग्स, और रूट कनाल्स, और ये तो सब बेसिक हैं जी। अच्छा, रूट कनाल्स वगैरह तो बेसिक ही हो गए, ये तो हर डेंटिस्ट यूजुअली कर लेता है, लेकिन इम्प्लांट्स या सर्जरीज की अगर बात की जाए तो बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो करते हैं। इनफैक्ट मैं भी उस लेवल तक, मैं तो हर किसी को बोलती हूँ, मैं भी उस लेवल तक सर्जरी नहीं करती। यूजुअली मेरा भी ये होता है कि मैं अगर करना हो तो मैं आपसे हमेशा एडवाइस लेती हूँ। डॉक्टर साहब इसे सिखाते भी बहुत अच्छा है अपने स्टूडेंट्स को, इवन हमें भी बहुत सिखाते हैं, हम भी इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। आप मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, ये इम्प्लांट्स सही है, मरीज बड़े परेशान है, इम्प्लांट है क्या? देखिए, बेसिकली हम अगर आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहें, इम्प्लांट्स एक रिप्लेसमेंट ऑफ द टीथ है। करंटली इस टाइम जो सबसे मोस्ट ऑथेंटिक ट्रीटमेंट जो है वो इम्प्लांट्स हैं, जो एक मिसिंग दांत को रिप्लेस कर सकता है। इम्प्लांट बेसिकली काफ़ी टाइप मटेरियल्स के आते हैं। इसमें जो मोस्टली सक्सेसफुल इम्प्लांट्स हैं वो हैं टाइटेनियम बेस इम्प्लांट्स। दे आर प्योर, इंडस्ट्रियली प्योर, 99.9% प्योर टाइटेनियम्स होते हैं। हम आमतौर पे ये आपकी हड्डी में प्लेस करते हैं, जो एज आ रूट्स का काम करते हैं। जो जैसे दांत की रूट्स हड्डी में इम्पैक्टेड होती है ना, इसी तरह इम्प्लांट भी हम बोन के साथ लगा देते हैं, और वो बोन के साथ एक ग्रिप बना लेता है। उसको इम्प्लांट ऑस्टियो इंटीग्रेशन खिलाती है, इम्प्लांट इंटीग्रेशन विद द बोन खिलाती है। उससे बोन उसको पकड़ लेती है उसको, तो उसकी स्टेबिलिटी वैसे ही होती है जैसे एक ओरिजिनल दांत की होती है। और वो एक आपका नेमुल बदल है, एक नेचुरल दांत के नेमुल बदल के तौर पे हम उसको यूज करते हैं एज ए इम्प्लांट। जी, तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि जैसे हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये बेसिकली पिलर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कंस्ट्रक्शन में जो पिलर्स हम इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हम अगर वो कहना चाहें कि अगर आपका कभी भी विजिट हुआ हो किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, या कभी फैमिली में किसी का फ्रैक्चर हुआ हो, तो आपने मोस्ट टाइम सुना होगा उसकी हड्डी में रॉड डली, उसकी हड्डी में रॉड डली, जी बिल्कुल, ठीक है। और इसके अलावा मोस्ट कॉमनली आजकल आपने देखा होगा कूल्हे की और घुटने की सर्जरीज के अंदर हम जी उन्होंने कूल्हा डलवाया, रिप्लेसमेंट सर्जरी, जिसको हम रिप्लेसमेंट सर्जरीज कहते हैं। आम वर्ड्स के अंदर हम नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप बोन रिप्लेसमेंट्स, लॉन्ग बोन रिप्लेसमेंट्स की सर्जरीज होती है फ्रैक्चर के अंदर। उसके अंदर हम मोस्टली जो मटेरियल यूज करते हैं वो टाइटेनियम बेस रॉड्स एंड टाइटेनियम बेस जॉइंट्स यूज करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड मटेरियल होता है, बायो मटेरियल होता है, जो आप बॉडी के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके हार्ट के स्टंट्स होते हैं, हार्ट्स के अंदर जो चीज़ें डलती हैं उसके अंदर टाइटेनियम रॉड्स के तौर पर, आपकी स्कल के अंदर, ब्रेन के अंदर जब कोई चोट लगे तो उसके ऊपर टाइटेनियम प्लेट्स लगाई जाती हैं। तो ये टाइटेनियम बॉडी के अंदर बहुत मोस्टली यूज होता है। तो टाइटेनियम रॉड्स आर वेरी कॉमन। अब इसमें क्या है कि डेंटिस्ट्री के अंदर जब हम रॉड्स की बात करते हैं इम्प्लांट्स की, तो उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज होता है। वही सेम मटेरियल होता है जो चेंज होता है, और उसको हम डिज़ाइन इस तरीके से करते हैं जो आपकी बोन के साथ, आपके एंगेजमेंट के साथ ले लें। इस टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्लांट्स आर अवेलेबल, कन्वेंशनल इम्प्लांट्स, इमीडिएट इम्प्लांट, टेरिगॉइड इम्प्लांट, ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स। आपने तो बड़ी मुश्किल चीजें बता दी। बिल्कुल, बहुत सारे इम्प्लांट्स आते हैं। जो कई पेशेंट ऐसे आते हैं एट्रोफिक मैंडिबल और जॉस के साथ आते हैं। एट्रोफिक जॉस एंड मैंडिबल्स में आमतौर पे वो पेशेंट जिनके कई सालों से डेंचर निकले हुए हैं दांत, उन्होंने केयर नहीं की, डेंचर लगा लिया,
इवेंचुअली तौर पे वो डेंचर्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, पहने नहीं जाते, निकल जाते हैं। उन पेशेंट्स के लिए भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस हैं। अब फॉर एग्जांपल पहले ये होता था कि हम एक दांत की रिप्लेसमेंट के लिए ब्रिज लगाते थे। अब ब्रिज में क्या होता था कि हम एक लेफ्ट और राइट मतलब फ्रंट और बैक के 2 दांतों को ट्रिम कर देते थे। उससे हम उसकी लाइफ को 15 to 20 ईयर्स कम कर देते हैं दांत की। और उसके बाद उसकी रूट कैनाल होती है, क्राउन होता है, तो उसकी लाइफ और कम हो जाती है। तो दांत 5 से 10 साल में फेल हो जाता है। हम अगर बात करें डेंटल इम्प्लांट्स की, अगर एक अच्छी कंपनी का डेंटल इम्प्लांट्स आर अवेलेबल, उसकी मिनिमम लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम 15 to 25 ईयर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने टाइटेनियम की बात करी। अब पेशेंट अक्सर ऐसे पेशेंट हुए, व्यूवर्स हमारे अक्सर मुझे इनबॉक्स भी कर रहे होते हैं कि टाइटेनियम क्या चीज़ है, सही है, हम स्टेनलेस स्टील यूज़ क्यों नहीं कर लेते, या हम कोई ऐसी स्टील क्यों नहीं यूज़ कर रहे जो कि एक सस्ती आपको मिल जाती है मार्केट के अंदर, उसको हम इम्प्लांट में यूज़ क्यों नहीं करते, इतना महंगा मटीरियल ही यूज़ कर रहे हैं? देखिए, इसकी 3 वजूहत हैं। सबसे मेन जो टाइटेनियम इज़ अ प्रीशियस मेटल, दे आर बॉडी के साथ कंपैटिबल है। सबसे मेन चीज़ है बॉडी के साथ कंपैटिबल है। दे आर वेरी लाइट इन वेट, ठीक है, हाई टॉर्क एंड स्टेन रेजिस्टेंस उसके ऊपर, और उसकी जो कंपैटिबिलिटी होती है मैकेनिकल जो है वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मतलब जल्दी टूटता नहीं है, बॉडी के प्रेशर बेयर कर सकता है, इसकी बॉडी साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे सोने की है, हम गोल्ड पहनते हैं या चांदी? देखिए पहनना एक अलग चीज़ है, बॉडी के अंदर कोई चीज़ लगाना इज अनदर थिंग। आपकी बॉडी हर चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लोग नहीं समझते इस बात को। जी, आपकी बॉडी हर चीज नहीं है। इस तरह तो आप किसी से कुछ भी लगवा लें। आमतौर पे जो अच्छी जगह की अच्छी रिकॉग्नाइजेबल जो प्लेट्स होती हैं टाइटेनियम की, वो बॉडी में लगाई जाती है। हार्ट के स्टंट आप लोग कहते हैं इतना महंगा मटीरियल, वो एक पूरी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर डेवलप होकर आया होता है। उसकी जो प्योरिटी होती है, उसकी जो रिफाइनमेंट होती है, वो वेरी क्रूशियस होती है, और आप उसको इस तरह नहीं ले सकते। अगर हत्ता कि इम्प्लांट आपका एक्सपोज हो भी जाए किसी एयर में, तो भी उसकी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी जो सरफेस है उसको हम एक वैक्यूम के अंदर टाइट करके रखते हैं, उसको आपके रेडियो गामा रेज से स्टरलाइजेशन करते हैं, इसको रिटेन करते हैं, यूवी लाइट से इसको एक्टिवेट करते हैं। तो इसके अंदर हत्ता कि जो आपकी ऑक्सीजन और कार्बन जो एयर में मौजूद होती है, उससे भी इसकी सरफेस खराब हो सकती है। अच्छा जी, आपकी उसकी वजह से भी इसकी सरफेस खराब हो जाएगा। आप एक इम्प्लांट को थोड़ी देर बाहर रख दें तो उसके ऊपर जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस होती हैं वो रिएक्ट कर जाती है। तो बॉडी के अंदर उसको लगाना हो तो बड़ा क्रूशियल होता है। जब हम ओपन करते हैं तो फौरन ही उसको हम बॉडी में लगाते हैं। इसकी टेक्निक काफी सेंसिटिव होती है। अब इसलिए शायद हम एक पेशेंट, हम यूजुअली ऐसा होता है, लोगों को एक मिथ है कि ये तो नहीं कि ये खुला हुआ इम्प्लांट है, रखा हुआ इम्प्लांट है, वो हमारे लगा रहे हैं, किसी और का हमें लगा रहे हैं। देखें, आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे, या आपने देखा होगा इम्प्लांट के जो मल्टीपल लेयर्स में आता है, मतलब एक बड़ी पैकिंग होती है, उसके अंदर एक और अलग पैक होता है, उसके अंदर फिर एक और पैक होता है, तो उसको वैक्यूम पैकिंग के अंदर होता है, ताकि अगर कभी एक्सपोज एक एयर से एक्सपोज हो तो उसके अंदर सेकंड लेयर हो, थर्ड लेयर हो। तो कम से कम पैकिंग के अंदर इसमें 4 लेयर पैकिंग आता है। 4 लेयर्स के अंदर इसको पैक किया जाता है, ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन, बाहर की जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके साथ इसका कॉन्टेक्ट ना हो। जब लगाना हो उसी टाइम इसको निकाला जाए। किसी और की बॉडी का इम्प्लांट किसी और की बॉडी में लगाया जाए तो वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसकी सरफेस जो चीज़ें होती है वो नहीं होती। कोई मोस्ट ऑफ द टाइम हम उस मोस्ट ऑफ द टाइम या कोई डॉक्टर भी इसको यूज़ इस तरह नहीं करता होगा। अगर कोई करता है तो वो गलत करता है। लेकिन ये कि ब्रांड न्यू और बिल्कुल पैक और स्टरलाइज एनवायरनमेंट में ही इसको यूज़ किया जाता है, अदरवाइज ये यूज़ नहीं होता। डॉक्टर साहब, पेशेंट के लिए क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि मैंने एक दफ़ा एक ऐसा केस हमारे पास आया था, पेशेंट ने किसी क्वैक से सर्जरी कराई और उसने लिटरली स्क्रूज फिट किए हुए थे डेंचर के नीचे। देखिए, नॉर्मल जो ये दीवारों वाले स्क्रूज होते हैं, और फिर उसको फेलियर हुआ, और फिर उसके बाद सीवियर इन्फेक्शन था। आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स उसको सीवियर इन्फेक्शन हुआ, फिर हमारे पास रेफर होके वो आया। ये आप तो एक और कह रही हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, या ये बहुत समझे ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स बैक ये मैंने इंसिडेंट फेस किया पेशेंट का, और आई वाज सो सरप्राइज कि ऐसा भी लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आपकी नज़र से गुजरा होगा केस। लेकिन ये कि पाकिस्तान के अंदर भी अनऑथेंटिक इम्प्लांट्स लोग मंगवा लेते हैं जो यूज़ करते हैं, और उनके कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी बैड। आजकल हम सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी देखते हैं कि लोग इम्प्लांट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि ऐसे कर रहे होते हैं। उनकी लॉन्ग टर्म आपकी हिस्ट्री नहीं होती, तो आप जाने से पहले अच्छी तरह प्रॉपर रिसर्च करिए। इम्प्लांट्स बहुत सारे आ रहे हैं,
जैसे मैंने बताया ऑर्थो में ये ऑर्थोपेडिक सर्जन्स यूज़ करते हैं। अगर वो इम्प्लांट आप दांतों की जगह पे लगा लेंगे, उसकी वो रॉड्स तो आपकी रॉड्स लग तो जाएंगी, लेकिन कोई यूज़ वो यूज़ नहीं है, वो एंगेज तो हो जाएंगी, लेकिन वो एज अ टाइम उसकी जो मैकेनिक्स हैं, जो ये दांतों में बहुत ज़्यादा फोर्सेस होती हैं। आप हर एक बाइट पे 100 पर आपकी फोर्स लगाते हैं, और अगर आप देखें तो हर आप एक नवाला चबाने के लिए आप कितनी फोर्स लगाते हैं, और गोश्त को खाने के लिए आप लगातार एक चंद सेकंड तक मुंह में लगाते हैं, और हर दफ़ा आप इतनी ज़ोर से उसको बाइट करते हैं तो उस पर फोर्सेज लगती हैं। मोस्टली दिस आर कंप्रेसिव फोर्सेज। फिर आपके दांत आगे पीछे मूव करते हैं तो उसमें लैटरल फोर्सेस भी लगती हैं। तो जब आपके लैटरल फोर्सेस और कंप्रेसिव फोर्सेस एक साथ काम करती हैं तो दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है, और वो इम्प्लांट इवेंचुअली तौर पे फेल हो जाते हैं, चलते नहीं हैं। इम्प्लांट्स जब हम बात करते हैं तो दांतों के ऊपर इम्प्लांट्स का जो रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल फोर्सेस होती हैं, कि आप बाइटिंग फोर्सेस, मैकेनिकल फोर्स, आप बाइट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इम्प्लांट्स के ऊपर स्ट्रेस आता है। तो इम्प्लांट का बॉडी के साथ एंगेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये इन्फॉर्मेशन जो है आई थिंक हमारे व्यूवर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, डेंटल स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि यूजुअली ऐसा हमारे पास ऐसा होता है, जो सीनियर्स हैं वो थोड़ी बातें बताते हैं, थोड़ी बातें छुपा देने के। डॉक्टर साहब की ये बात है कि वो अपनी हर बात जो है वो अपनी ज़ात जितनी भी नॉलेज है वो अपने जितने स्टूडेंट्स हैं या कोई उनसे पूछे वो सब कुछ उसको बता देते हैं। लोग ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए डॉक्टर साहब, हम अभी तक इतने हम तरक्की कर चुके हैं, लेकिन इम्प्लांट्स हमारे पास नहीं बन रहे हैं मैम, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? मैम, हम बना सकते हैं, हम सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट से मुराद कि हमारा जो इकोसिस्टम है, या हमारी जो मुल्क की जो कंपनीज हैं या लॉ एंड ऑर्डर वाली कंपनीज हैं, वो सपोर्ट नहीं करती। यहाँ की पॉलिसीज इतनी हार्ड है कि आप वैसे अगर आप देखें तो ईज ऑफ बिजनेस में पाकिस्तान का नंबर कहाँ पे है, ठीक है। तो इसलिए वेरी डिफिकल्ट कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आता है और ईज ऑफ बिजनेस का उनको यहाँ पे नहीं मिलता, तो वो आपकी टेक्नोलॉजी शिफ्ट नहीं होती। जब टेक्नोलॉजी शिफ्ट नहीं होती, टेक्नोलॉजी बनती नहीं है, तो इसलिए वह वैसे ही पाकिस्तान में नंबर ऑफ इम्प्लांट्स आर नॉट एज मच एज इन द अदर वर्ल्ड। वहाँ पे लोग मतलब दांत की जगह पे रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो इम्प्लांट लगवाते हैं। हमारे यहाँ लोग सस्ते ऑप्शन ढूंढते हैं जो बाद में एक्सपेंसिव पड़ते हैं। होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी डू, वो कहते हैं जी इम्प्लांट तो बहुत महंगा है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप सर्च करें तो अच्छा कंपनी का इम्प्लांट महंगा ही होता है, लेकिन अगर लॉन्गर रन में देखा जाए कि 15 से 25 साल लाइफ है जी, ठीक है। और दूसरे साइड पे आप ब्रिज की लाइफ 8 से 10 साल है। आप 10 साल में और के बाद आप उसकी कॉस्ट और इमेजिन करेंगे, हर दफ़ा ब्रिज लगा रहे हैं, ब्रिज खराब हो रहा है, बड़ा लगा रहे हैं और बार बार लगा रहे हैं, तो वो कॉस्ट ट्राइस टाइम बढ़ जाती है इम्प्लांट के कंपैरेटिवली। और इम्प्लांट जो है वो आपका उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है, तो वो लोग इस चीज़ को नहीं समझते, थोड़े से पैसे बचाने के लिए एक लंबा कर लेते हैं कि आप फ्रंट, जैसे हम कहते हैं ना, अप फ्रंट आप जरा ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन आप सहूलत खरीद रहे हैं। तो हमारे यहाँ लोग अप फ्रंट देना नहीं चाहते, वो थोड़े अप फ्रंट के अंदर थोड़े पैसों में ट्रीटमेंट अच्छी चाह रहे होते हैं। वो जो ट्रीटमेंट है वो ब्रिज की फॉर्म में उनको मिलती है, लेकिन इवेंचुअली तौर पर वो उनके दांतों को नुकसान पहुंचाती है, और फ्यूचर में इम्प्लांट्स जो है वो फिर दोबारा वो इम्प्लांट्स पे आते हैं, फिर दोबारा वो 10 साल बाद ब्रिज फेल होता है, फिर वो इम्प्लांट करवाने आते हैं। तो समझिए वो डबल से ट्रिपल दे रहे होते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ 3 टाइम ज्यादा पे करते हैं और तकलीफ भी ज्यादा बर्दाश्त करते हैं। अच्छा साहब, ने ब्रिज की बात करी, तो ब्रिज है क्या? आप थोड़े इजी वर्ड्स में समझाइएगा कि ब्रिज और इम्प्लांट में बेसिकली डिफरेंस क्या है? ब्रिज और इम्प्लांट में डिफरेंस ये कि आपके पास एक मिसिंग टूथ है और उसके लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर आपके एक साउंड टूथ प्रेजेंट है, मतलब बिल्कुल सेहतमंद दांत रहा है। हमने उस दांत को रिप्लेस करने के लिए आपके फ्रंट के और बैक वाले 2 दांतों को ट्रिम किया, छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद उसके ऊपर हमने एक प्रोस्थेटिक यूनिट लगा दिया जो आपस में ज्वाइंट है। तो उसकी जो फोर्सेज है वो आधी डिवाइड होगी आगे वाले दांत पे, आधी डिवाइड होगी पिछले दांत पे। और उसे अच्छा इम्प्लांट किया, जहां से दांत निकला हुआ है वहीं पे हमने एक स्क्रू लगाया, उसके ऊपर हमने दांत लगा दिया। वो दांत वैसे ही काम करेगा जैसे एक ओरिजिनल दांत वहां से निकला था, उसकी जगह पे दूसरा दांत आ गया। अच्छा, जो उसके आगे और पीछे वाला दांत है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे कैसे रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप मुझे बताइएगा कि जैसे इम्प्लांट के लिए पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, आपके पास आते होंगे, तो उनकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं और कुछ मिथ्स भी होते हैं,
ठीक है, इम्प्लांट रिलेटेड कुछ मिथ्स भी होते हैं कि हम अगर कभी ट्रैवल कर रहे होंगे तो क्या होगा, अच्छा हमारे मुंह में स्क्रू लगा होगा तो क्या होगा, हम कहीं जाएंगे एक्सरेज के लिए तो हम, क्योंकि यूजुअली जब आप एक्सरे के लिए जाते हैं तो आपकी ज्वेलरी, आपकी वॉच, आपकी जो भी मेटालिक चीज़ है उसको हटा दिया जाता है, और ये तो आपकी बॉडी के अंदर लगा हुआ है, तो आप मुझे लगेगा इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, इम्प्लांट के साथ एक्सरे हो सकता है, इम्प्लांट के साथ एमआरआई और सीटी स्कैन भी हो सकता है। इम्प्लांट के साथ आप ट्रैवलिंग करते हुए अगर आप किसी भी जगह पे ट्रैवल करेंगे तो कोई ब्रिज और क्राउन के साथ कोई बीप नहीं होती, क्योंकि ये जो मेटल्स हम यूज करते हैं दे आर नॉट मैग्नेटिक मेटल्स। अच्छा, ये मैग्नेटिक नहीं होते। दो तरह के मेटल होते हैं, फेरिक एंड नॉन फेरिक। वो मेटल्स जो मेटल से अट्रैक्ट होते हैं दे आर मैग्नेटिक, और वो मेटल्स जो मैग्नेटिक से अट्रैक्ट नहीं होते वो नॉन मैग्नेटिक लाते हैं, जैसे कि आपका टाइटेनियम, ठीक है, इस तरह और भी प्लेडिनियम, इस तरह बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो आपके मतलब मकनातीस से अट्रैक्ट नहीं होते, सिंपल वर्ड में मैग्नेट या मकनातीस से अट्रैक्ट नहीं होते। इसी तरह ही जो दूसरे मेटल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। एक तो मेजर डिफरेंस इनका ये, तो इसलिए जब भी आप जाते हैं तो वो इसको चेक जब करते हैं तो मेटल और नॉन मेटल्स के अंदर उनको डिस्टेंस पता चल जाता है। एमआरआई कराना आसान है, वो पूछते जरूर हैं कि आपके दांतों में क्राउन या ब्रिज लगा हुआ है, लेकिन एमआरआई करते वक्त हम उसमें कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एमआरआई ब्रेन का करा रहे हैं तो ऐसा कोई फर्क नहीं आएगा इम्प्लांट से। अगर आप एमआरआई जिस्म के किसी और हिस्से का करा रहे हैं कोई फर्क। अगर आप मुंह का भी एमआरआई करा रहे हैं तो आपके एमआरआई और सीटी स्कैन के अंदर इम्प्लांट्स थोड़ा बहुत के अलावा कोई ज्यादा मेजर इफेक्ट नहीं डाल सकते, ना आपके टेस्ट के अंदर ना कोई। एक और मिथ आती है कि डॉक्टर साहब हम ट्रैवलिंग करेंगे तो हमारा बाहर वाले हमसे पहले ये चीजें कर चुके हैं, उनको ये बात पता है, उनके पास इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो वेव्स मौजूद हैं, मैग्नेटिक रेडियो, इसलिए वो कभी भी आपको इस चीज के ऊपर नहीं रोकेंगे। तो ये टोटली, अगर ये होता तो दुनिया में ट्रैवलिंग के टाइम पे इम्प्लांट्स आर बैन हो चुके होते हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है। हाँ, एक बात आगे लोग जरूर पूछते हैं कि इम्प्लांट में दर्द होता है। देखिए, दांत के अंदर जब आप इसके सारे टिश्यू रिमूव कर देते हैं, जब आप बोन बन जाती है तो वहां से नर्व सप्लाई खत्म हो जाती है। तो हम बोन में जब भी ड्रिल करते हैं तो वहाँ 90% हमें बोन में कोई रिसेप्टर्स नहीं होता। अच्छा। और पेन होने का थ्रेशोल्ड आम रूट कनाल या आम क्राउन कटिंग से बहुत कम है, बहुत कम है। सिर्फ एक जो पेन होता है वो सिर्फ इंजेक्शन का पेन होता है सुन होने के बाद। मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप पेन मैनेजमेंट और पेशेंट को मेडिसिन सही टाइम पे दें तो पेशेंट इज 80% पेन फ्री। अच्छा, डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि आपके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं जब पेशेंट आपके पास आता है? तो अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन रहे होंगे, डॉक्टर्स पेशेंट भी सुन रहे होंगे, तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आए तो क्या चीज़ों का ध्यान रख के उसको आना चाहिए है? अगर उसको इम्प्लांटेशन कराना है या बिलफर्ज वो अफोर्ड नहीं कर रहा, वो कह रहा है मुझे ब्रिज कराना है, तो क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए? उसकी हेल्थ कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसके बाद फाइनेंसेस कितने होने चाहिए? उसको प्लान कैसे करना चाहिए इसको? देखिए, फाइनेंशियल तो डिपेंड करता है कि पेशेंट्स कहीं भी जाएं तो उनके डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट चार्जेस हैं। इसके अलावा हेल्थ कैसी होनी चाहिए? इम्प्लांट्स मोस्टली जो लोग करवाते हैं वो 30 to 80 ईयर्स के वाले लोग करवाते हैं, 30 to 80 ईयर्स के। आप 30 to 80 ईयर्स, 80 एंड अबव भी आप लगा सकते हैं, अनटिल अनलेस के पेशेंट इज फाइन विद उनकी जो नॉर्मल एजिंग फैक्टर के अलावा नॉर्मल है सब चीजें, तो आप करवा सकते हैं। शुगर वाला पेशेंट करवा सकता है, हार्ट पेशेंट करवा सकता है, आप कोई भी ऐसी डिजीज वाला पेशेंट जो बोन से रिलेटेड नहीं है उनमें हो सकता है। बोन डिजीज के अंदर कुछ डिजीज के अलावा बाकी डिजीज के अंदर भी ये हो सकता है, बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि कोई ऐसी डिजीज जिसमें बोन का बनना या नेक्रोसिस में चले जाना होता है उसमें नहीं किया जा सकता, अदरवाइज हो सकता है। कुछ पेशेंट जो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी पे, उनमें हम ये इम्प्लांट नहीं करते, लेकिन आफ्टर द टाइम सम टाइम हम उसमें इम्प्लांट्स भी कर सकते हैं 4 या 5 ईयर, जब उनके साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। अगर आपकी फेस की रेडियो थेरेपी नहीं, रेडियो मतलब कीमो या रेडिएशन नहीं हुई तो आप इसको इजीली करवा सकते हैं, लेकिन मेडिसिन के बंद हो। क्योंकि शुगर वाले पेशेंट्स बहुत इजीली करा सकते हैं। आपको अगर गाइडलाइन देखनी हो तो 8.5 से नीचे जितने भी पेशेंट्स हैं उसके अंदर हम इजीली इम्प्लांट कर सकते हैं। अच्छा, इजीली इम्प्लांट कर सकते हैं। 8.5 से लेकर 9.5 तक दे आर क्रिटिकल पेशेंट। मतलब कंट्रोल में तो आप 100% कर सकते हैं। कंट्रोल डायबिटिक पेशेंट हो, कंट्रोल डायबिटिक पेशेंट में आप 100% इम्प्लांट्स कर सकते हैं। सक्सेस रेट्स आर हाईएस्ट, बहुत कम होते हैं। हाँ, अब बाहर हम रिसर्चेस देखते हैं, कुछ पेशेंट्स में 8.5 से अबव भी उन्होंने इम्प्लांट लगाए। HbA1c अगर 8.5 से 9.5 है और उन्होंने उसमें भी रिजल्ट्स लिए हैं।
मीनवाइल उन्होंने उसको डिले आउट कर दिया है, बोन ग्राफ्टिंग और बोन सप्लीमेंट्स उनकी इंक्रीज कर दिए, और शुगर उनकी मीनवाइल। जख्म आमतौर पे हील होने में 7 से 8 दिन लेता है, शुगर के लिए उन 7 to 10 डेज के अंदर हम पेशेंट्स होते हैं उनकी शुगर कंट्रोल करने कहते हैं ताकि जख्म हील हो जाए। इम्प्लांट हील करने में कम से कम 3 महीने का टाइम लेता है एंड अबव। तो 3 मंथ्स के अंदर बोन आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लांट को एंगेज कर लेती है। इसमें फिर डिपेंड करता है कि उस पेशेंट की बोन क्वालिटी कैसी है। D1, D2, D3, D4 4 तरह की बोन क्वालिटीज आती हैं, हम उसमें देखते हैं। फिर उसकी डिफरेंट टाइप की बोन्स में डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिलिंग पैटर्न्स होते हैं। अच्छा, ड्रिलिंग पैटर्न्स होते हैं कि किस टाइप की बोन में ड्रिल किया जाए, कि हम जिसमें बोन को और ज़्यादा कंप्रेस कर दें, कट कर दें, उसके अकॉर्डिंग। ये बड़ी स्पेसिफिक जॉब होती है। सिर्फ उन लोगों से जो कॉन्फिडेंस है अपने इम्प्लांट्स के अंदर, उनसे आप इम्प्लांट्स करवाएं, क्योंकि इट इज़ अ वेरी टेक्निकल। यंग जनरेशन में बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फेलियर। तो फिर वो ब्लेम करते हैं कि इम्प्लांट सही नहीं था, चीज़ें सही नहीं थी, फलां नहीं था। तो मोस्टली आपकी टेक्निक इज़ वेरी सेंसिटिव, और ये टेक्निक सेंसिटिव होता है इम्प्लांट, और पेशेंट मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल, कि हम पेशेंट को किस तरह मैनेज करते हैं, जिस तरह आप देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इम्प्लांट के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि पेशेंट बहुत ज्यादा क्यूरियस करते हैं इस बात पे कि आप इतने टेस्ट क्यों करा रहे हैं हमारे। देखिए, टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरेज टेस्ट या आपकी सहूलत के लिए करवा रहे हैं या आपकी भलाई के लिए करवा रहे हैं। इन केस के अगर हम पेशेंट के ये टेस्ट नहीं करवाते तो पेशेंट बाद में किसी प्रॉब्लम से आए और पेन में आए तो हमें नहीं पता चलता। जैसे HbA1c कराना है, बहुत सारे पेशेंट्स का हमने HbA1c कराया, पता चला उनके शुगर है और उनको पता ही नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स से रिसेंटली हम देख रहे थे कि पेशेंट कह रहे हैं हम तो कैल्शियम बहुत टाइम से लेते हैं, बहुत ले रहे हैं, लेकिन मेरी हड्डियां फिर कमजोर हैं। पता चलता है कि वो विटामिन डी ले रहे हैं। अब देखिए, बोन्स इज द मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, कोलेजन्स एंड आपका बॉडी को प्रिपेयर करने की जरूरत है। देखिए, आपने कोई भी सर्जरी करनी है तो बोन के अंदर करनी है, तो बोन का अच्छा हेल्थी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेशक वो 80 साल का बूढ़ा हो, उसके दांत हो, बेशक वो 30 साल का हो, अगर उसकी बोन अच्छी नहीं है तो इम्प्लांट के चांसेस कम है। अगर उसकी बोन क्वालिटी अच्छी है, बोन क्वालिटी से मुराद कि जब बोन बनती है तो इट्स नॉट सिर्फ कैल्शियम से बनती है, उसमें कैल्शियम और डिफरेंट मिनरल्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है, इसके अलावा कोलेजन फाइबर्स जो उनको आपस में रोक के रखते हैं, उसकी नर्व सप्लाई, उसकी ब्लड सप्लाई, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बोन की फिर विटामिन डी है, K2 है, जो मैग्नीशियम है, ये उनको मजबूत करने में हेल्प आउट करता है। अब अगर यही कम होगा तो फेलियर के चांसेस हैं। अब हमारे यहाँ मोस्टली जो पेशेंट आते हैं वो D2, D3, D4 बोन में आते हैं। अब उसकी क्वालिटी देखें तो बोन की क्वालिटी इतनी पुअर होती है कि आप इम्प्लांट्स को लगाते वक्त बड़े होते हैं। अब पेशेंट्स कहते हैं हमने तो फलां चीज ली थी। अब देखिए, बोन्स एक मिक्सचर है जो रोज आपकी यूटिलाइज करता है, या हम ये कहें कि योर बोन इज अ बैंक ऑफ कैल्शियम एंड मिनरल्स। आपकी बॉडी को तभी भी कोई चीज की जरूरत पड़ती है, वो वहां से कैल्शियम निकाल के यूज कर लेती है। अब वो वापस डिपॉजिट कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल, आप एक कैन पेप्सी का पीते हैं तो कितने मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम आपकी बॉडी से निकल जाता है। तो वो कैल्शियम आप वापस कैसे आएगा? तो वापस करने के लिए उसको सिर्फ कैल्शियम नहीं चाहिए, उसको मिनरल्स भी चाहिए, और उनको बॉन्ड करने के लिए आपस में, जैसे हम ये कहें कि हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग में सीमेंट है हमारे पास और उसमें अंदर बाकी चीजें नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है? तो हम बिल्डिंग बनाने के लिए हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें सीमेंट इज अ पार्ट, ब्रिक इज अ पार्ट, आप उसमें लगा लेंगे, उसमें आयरन रॉड्स या सरिया इज अ पार्ट। जब हम इन सबको मिक्सचर करते हैं, आपस में मिलाते हैं, और तभी एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो इसी तरह जब हमारे बोन को डेवलप करने की बात आए तो उसमें हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, आपका K2, D3, मतलब विटामिन डी, और बहुत सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कोलेजन फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ बिल्ड अ हेल्थी बोन। अब अगर आपकी बोन हेल्थी है तो इम्प्लांट विल बी द रिटेंशन अच्छी आएगी, उसकी लाइफ अच्छी होगी। अगर आपकी बोन अच्छी नहीं है, इम्प्लांट अच्छा नहीं होगा, फिर फेलियर होगा, ये प्रॉब्लम आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्सरेज की जो मैं बात करी थी कि आप मुझे बताएं कौन सा एक्सरे सजेस्ट करेंगे, क्योंकि पेशेंट जो ना अक्सर ये बोल रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब ये आप जो छोटा सा एक्सरे निकालते हैं इसी पे देख लेना, आप हमें क्यों भेज रहे हैं इधर उधर एक्सरे कराने के लिए? देखिए, फिर जब चीज़ें नहीं थी तो एक छोटा एक्सरे ही सबसे बड़ी थी। रिसेंटली आई एम स्टडी के 1890 के अंदर आपका एक्सरे डेवलप हुआ। फर्स्ट एक्सरे जो डेंटल का एक्सरे था वो डेवलप किया गया 1890 के अंदर। उस टाइम इज द मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर द डेंटिस्ट। ठीक है, उसी पे आइडेंटिफाई करते हैं।
आज से 100 साल या 150 120 साल पहले इजाद हुआ, उस टाइम वो सबसे बड़ी इजाद थी डेंटल ट्रीटमेंट्स के अंदर, एक्सरे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास एक्सरे इज अ सेकेंडरी, अब फुल माउथ एक्सरे है जिसको हम ओपीजी कहते हैं, लैटरल सैफ है, और अब तो हमारे पास 3D एक्सरेज भी आ गए हैं जो आपके 3D के अंदर, जैसे सीटी स्कैन है, इसी तरह सीबीसीटी इज द मोस्ट एडवांस एक्सरे फॉर्म ऑफ एक्सरे, जिसके अंदर आपकी बोन का 3D स्ट्रक्चर पता किया जाता है, बोन की क्वालिटी का पता चलता है कि बोन अंदर से अच्छी है बुरी है, उसमें कितनी कॉर्टिकल बोन है, कितनी सॉफ्ट बोन है, अंदर कितने बड़े बड़े गैप्स बने हुए हैं, तो उन चीज़ों की निशानदेही जो है वो आप सीबीसीटी से मोस्ट इस टाइम जो न्यू डोर लाइन स्टैंडर्ड्स हैं उसमें सीबीसीटी ऑन द टॉप, और वो भी स्पेसिफिक पेशेंट्स के अंदर जिसके अंदर हम इम्प्लांट्स या कोई मेजर सर्जरी प्लान कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप चलेंगे ब्रेक की जानिब, तो नाज़रीन अब चलते हैं ब्रेक की जानिब और इस टॉपिक को ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। तो जी डॉक्टर साहब, आपसे बात हो रही थी इम्प्लांट्स के ऊपर। अब आपने आखिर में हमें बताया कि MRI स्कैन्स और CT स्कैन्स की क्या इंपॉर्टेंस है। मुझे बताइएगा AI अब बहुत ज़्यादा एक चीज़ हो गई है, अगर आप गूगल पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो गया है, AI इन डेंटिस्ट्री, AI इन मेडिसिन, AI इन दिस फील्ड, AI इन दैट फील्ड। तो मेडिसिन में या डेंटिस्ट्री में AI का क्या रोल है? देखिए, AI इज बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल, अ पेशेंट केम टू अस विद स्माइल लाइन अपनी इनहेंस करना चाहता है, वो पुट द पिक्चर इन AI और उनकी हम स्माइल लाइन उनको चेंज करके दिखा सकते सही है कि देखिए हम AI का रोल जो है वो हमारे स्माइल फेसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। जैसे हम बात करते हैं हॉलीवुड स्माइल की, तो पेशेंट आज के यार मेरे दांत सही होने के बाद कैसे लगेंगे मुझे, मैं देखना चाह रहा हूँ, तो उसके टूल्स आते हैं, डिजिटली टूल आते हैं, आपका स्कैन किया जाता है और आपकी फेस की चेंजेस को देख के उसको डिज़ाइन कर देते हैं। या फिर AI का बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके अंदर हम दांतों के डिज़ाइन को पेशेंट के फेस पे चेक करते हैं कि कौन सा फेस इसकी प्रोफाइल लगता है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट का लॉन्ग फेस है, उसमें दांतों की शेप लॉन्जिट्यूडनल होगी, शार्प एजेस होंगे। एक पेशेंट का फेस राउंड फेस है, तो उसके अंदर हम जो एजेस हैं उनको स्मूथ रख देंगे। तो AI उसको डिजाइन करके देता है, AI उसकी स्माइल डिजाइन करता है कि इसको दांत थोड़े बाहर अच्छे लगेंगे, इसकी पिक्चर्स किस पर आए। दिस इज वेरी लेटेस्ट जो रोल है वो AI का। इसके अलावा हमारे पास जो एक्सरे हैं, डायग्नोसिस में AI का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितने भी जो आपके फ्यूचर में सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसमें AI इंटरप्टेड है जो आपकी ट्रीटमेंट बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक दांत का एक्सरे किया, वो हमें बता देगा कि इस दांत के अंदर रूट कनाल हुई हुई है, इसमें क्राउन लगा हुआ है, इसमें इन्फेक्शन हुई हुई है, हत्ता कि इसके अंदर ये कीड़ा भी लगा हुआ है। डॉक्टर साहब, हम क्या करेंगे फिर? नहीं, हम तो देखें डायग्नोसिस टूल तो हमारे पास है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इस टाइम जो सबसे एडवांस डॉक्टरी के अंदर जो सबसे ज्यादा फील्ड जिसमें खतरा है डॉक्टर्स को AI की वजह से, वो आपकी रेडियोग्राफिक एनालिसिस है। अच्छा जी, हमारे बेचारे रेडियोलॉजिस्ट क्या करेंगे? रेडियोलॉजिस्ट क्या करेंगे? रेडियोलॉजिस्ट इस AI को इंटरप्रेट करके हमारी रिपोर्टिंग में हेल्प करेंगे। अच्छा, देखिए, AI इज वो टूल है जिसके अंदर हम AI क्या है कि हमने 1 लाख पेशेंट्स के CT स्कैन लिए या एक्सरे लिए, उसको हमने एक कंप्यूटर में डाला और उसमें डेटा एंटर कर दिया। सही है। अब AI के सामने कोई भी चीज आएगी उससे रिलेटेड, वो उसको पॉइंट आउट कर देगी। जो आमतौर पे कभी आप बिजी हैं, आपने वो चीज नोट नहीं की, आपने छोटी-छोटी माइनर डिटेल्स, क्योंकि देखिए ह्यूमन एरर तो होता है, ह्यूमन एरर रहता है। तो आप जब उसको रन करेंगे तो वो आपके सारे पॉइंट्स सही या गलत जो भी होंगे उसको मार्क आउट कर देगा। फिर आप उसको चेक करेंगे कि वेदर इट इज करेक्ट और वेदर इट इज नॉट करेक्ट। तो AI के अंदर हम डेटा एंट्री जो है, रेडियोग्राफिक जो है वो एनालिसिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज, और उसके साथ हम उसके साथ AI के अंदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और AI इज गोइंग टू मोर आपके जो डायग्नोसिस टूल्स हैं उसको मोर एक्यूरेट कर देगा, और पेशेंट के लिए भी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता जा रहा है कि पेशेंट अपनी प्री एंड पोस्ट, फॉर एग्जांपल मेरी ट्रीटमेंट के बाद मेरे साथ क्या क्या चेंजेस आएंगी, क्या फर्क पड़ेगा, उसके ऊपर वो उसको देख सकता है। अच्छा साहब, जैसे कि यहाँ पे तो भी इतना नहीं हुआ है, स्कैनर्स हम खाली अलाइनर्स के लिए यूज करते हैं यूजुअली। कुछ लोग अब इम्प्रेशंस को भी हमने
ऑल्टरनेट कर दिया है स्कैनर्स के साथ। तो आप मुझे बताइएगा स्कैनर्स का और इम्प्रेशन का मतलब इसमें कितनी एक्यूरेसी है? इम्प्रेशन ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं या स्कैनर्स एक्यूरेट होते हैं? देखिए स्कैनर्स भी एक्यूरेसी स्कैनर्स में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फील्ड उनकी जो फील्ड है उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी लेबॉर्ट्री जो है वो दुबई में है या चाइना में है या इस्लामाबाद में है और आप कराची से उसको अपना मॉडल भेजना चाह रहे हैं, जी बिल्कुल, तो वो आप मॉडल उसका स्कैन करेंगे और उसको एक फाइल भेजेंगे, वो उसके पास एज इट इज मॉडल पहुंच जाएगा। सही। उसको वो 3D प्रिंटर से पूरा प्रिंट करके डिजाइन कर लेगा और उसके ऊपर दांत बन सकते हैं। अब क्योंकि आपको चीज़ें भेजनी होती थी दूर से दूर और उसमें आपके TCS लगता था, चीज़ें जाती थी, तो फिजिकल को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया इन द डिजिटल सोल्यूशन। ठीक है। जो स्कैन है वो डिजिटल प्रिंट है, जो उसका प्रोग्रामिंग की हुई है, उस डिजिटल प्लानिंग के साथ हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया। ऐसे वहाँ पे उसका डिजिटली एक मॉडल मेकअप आ जाएगा, उसके अंदर ही वो आप डेवलप हो जाएगा। तो आपका 3D प्रिंटर इज वेरी कॉमन इन डेंटिस्ट्री, बट ये एवरीथिंग कम विद द प्राइस। जब भी हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि इम्प्रेशंस तो हम यूजुअली लेते हैं ना पेशेंट का, अभी भी ले रहे हैं, स्कैनर्स इनफेक्ट आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इम्प्रेशन लेते हैं, वही कॉस्ट वाली बात है। अब कौन से ऐसे पेशेंट है जिनको हम ये प्रेफर करेंगे कि वो इम्प्रेशंस के ऊपर ना जाएं, वो स्कैनर्स की तरफ ही जाएं? देखिए बहुत सारे पेशेंट जिनको गैग होता है, वॉमिटिंग, जैसे आप कोई चीज़ टच करते हैं उनके माउथ में उनको वॉमिटिंग हो जाती है, ओवर सेंसिटिव पेशेंट्स, या जिनको आपका वर्क फ्लो आप अपना फास्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए स्कैनिंग ऑप्शन इज वेरी अवेलेबल। जैसे आपने स्कैन किया वैसे ही आपने फाइल प्रिंट की और सेंड कर दी, उसी टाइम लेबॉर्ट्री वाले ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। आप मॉडल लें, निकालें, बनाएं, भेजें, लेकिन जो इम्प्रेशंस हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं पट्टी के अंदर या आपके उसके अंदर, लेकिन एक्यूरेसी जो होती है स्कैनर्स की भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो हर आते दिन के साथ एडवांस हो रही है, तो स्कैनर्स भी आते दिन के साथ एडवांस होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो कोई ऐसी मशीन आ जाए जिसमें खड़े हो वो खुद ब खुद ट्रीटमेंट कर दे हमारी? अभी तक तो ऐसी कोई मशीन नहीं आई। वो रोबोटिक आ जाएगी, लेकिन कभी ना कभी मतलब रोबोट हमें रिप्लेस कर देंगे। नहीं, रोबोट आके फिर रिप्लेसमेंट जो है वो हम ही देख रहे होंगे उनको, जो क्या करना है क्या नहीं करना उसके वो पैटर्न पे काम करते हैं, क्योंकि इंसानी दांत हर पेशेंट में डिफरेंस होता है कंपैरेटिवली दूसरे से। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा सर्जरीज, आप सर्जरीज भी करते हैं, ठीक है? तो विजडम सर्जरीज जो हमारे अकल दाढ़ होती है, बेसिकली अकल दाढ़, कुछ लोगों की तो अकल दाढ़ जो है वो बिल्कुल टाइम पे आ जाती है, कुछ लोगों की अकल दाढ़ आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और अकल दाढ़ ऐसे आती है कि इंसान की अकल ही गायब हो जाती है, ठीक है? वो बेचारा सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर देता है। तो आप मुझे बताइएगा ऐसे मरीजों को आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए विजडम टीथ की दो मिथ्स हैं। एक हम कहते हैं कि जो हम फॉलो करते हैं ब्रिटेन सोच के मुताबिक कि जब तक दांत दर्द नहीं कर रहा उसको आप रिमूव ना करवाएं, उसको छोड़ दें। अगर अमेरिकन फेथ में जाएं तो अमेरिकन कहते हैं कि आप यू शुड रिमूव ऑल द मोलर्स इन अ वन टाइम जनरल एनेस्थीसिया। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब जीए की भी तो अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पर वहाँ मोस्टली विजडम टीथ तो जीए में रिमूव किया जाता है। हाँ, यहाँ पे भी जैसे कुछ पेशेंट्स हैं वो आके आपको फोर्सफुली कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब जीए में कर दें, जैसे छोटा बच्चा है उसको जीए। छोटे बच्चे की देखिए ट्रीटमेंट वो आपके साथ बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता, तो इसलिए आप उसको कहते हैं जीए में। लेकिन लास्ट मंथ आपने सुना होगा कि 2 बच्चों की डेथ हुई है जीए कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। देखिए जीए इज ऑलवेज कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम, क्योंकि अगर जीए वाला डॉक्टर जो है वो सही तरह बच्चों को हैंडल नहीं कर पाता, देयर आर मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस थिंग। क्या हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस इसके? मैम सबसे पहले तो ये आप जो कह रही हैं डेथ हो सकती है, आपका ब्रेन मेल फंक्शनिंग हो सकती है, सांस उठ सकता है, आपको और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब इससे रिलेटेड ब्लीडिंग लॉस हो सकता है, और ये सब कुछ हो सकता है। तो डॉक्टर साहब अगर हम बच्चों की ट्रीटमेंट कराने, अगर बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, पेरेंट्स हमारे पास बच्चे लेकर आ रहे हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि बच्चों को किस तरीके से काउंसिल किया जाए ताकि वो हमारे साथ इजीली जो है ना वो ट्रीटमेंट करा लें? बच्चों को काउंसलिंग करना इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। उनको काउंसिल करना इज वेरी डिफिकल्ट। बच्चों को बताना पड़ता है कि बेटा हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेनलेस है, पेन फ्री है, लेकिन बच्चों को ट्रीट करना इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो आपको क्या लगता है कि कैसे हमें बच्चों को ट्रीट करना चाहिए? बच्चों को हमें बहुत, हमारे बहुत सारे डेंटिस्ट हैं वो बहुत
एग्रेसिवली बच्चों के साथ नहीं, हम बच्चों को, मैं पेरेंट्स जब भी आते हैं तो मैं उनको आके कहते हैं बेटा डॉक्टर साहब टीका लगा देंगे, तो मैं कहा आप पहले घर से उनको डरा के लेकर आए हैं इतना कि अब डॉक्टर साहब कुछ भी कर लें अच्छा तो तुम बदतमीजी करोगे, खाना नहीं खाओगे तो दांत निकलवा देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, डॉक्टर के नाम से इतना डरते हैं कि आपकी सोच होगी। तो आप बस उनको ये बताया करें इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर, यू कैन गो एंड चेक, और कुछ भी नहीं होगा, इट्स वेरी इजी जॉब। तो आप उनको डराए मत घर में इंजेक्शन से या किसी भी चीज से, वो बाद में फिर बड़े वो हो जाते हैं। मैंने यहाँ देखा है कि यूजुअली यहाँ पे ना बच्चे ज्यादा डरते हैं, लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाएं या अब्रॉड जाएं तो उनके बच्चे इतना डरते नहीं है। रीजन क्या है इसका? आई थिंक वो अपने बच्चों को लाते रहते हैं। देखिए वहाँ पे आपकी हर सेशन में एक दफ़ा डेंटिस्ट को विजिट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 से 8 साल के बच्चे का डेंटिस्ट की विजिट फ्री होता है। अच्छा जी, उनको स्कूल के अंदर आपको ब्रश करना, दांतों को साफ कैसे रखना है, क्लीनिंग क्या है, डेंटिस्ट्री किस तरह होती है, मेडिसिन क्या होती है, क्या किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। जब ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए हमारे यहाँ अगर बच्चों की बात की जाए तो हमारी कुछ जो ब्रॉडअप होता है वो हमारे यहाँ अभी हम देसी पेरेंट्स जो है वो कुछ ब्रॉडअप अपने घर में करते हैं, और कुछ जो हम स्कूल भेज रहे होते हैं अपने बच्चों को, वहाँ पे उनका ब्रॉडअप पूरा होता है। तो आप क्या मशवरा देंगे स्कूल्स को कि वो किस तरह बच्चों को समझाएं कि डेंटिस्ट्री क्या है, दांत क्या है, ताकि जब वो हमारे पास आए तो वो इतना पैनिक ना हो? देखिए पेरेंट्स का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स के अंदर तो सबको सिखाया जाता है, पेरेंट्स तो अपने स्पेसिफिक बच्चे को सिखा रहे होते हैं, तो उनका रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी उसकी कैविटीज हैं, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें आप हाउ टू ब्रश द टीथ, हाउ टू क्लीन योर टीथ, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर स्माइल, हाउ कैन, इस तरह की बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं। आप वो उनके बच्चों को जरूर दिखाएं। कोई फीलिंग हो रही है, देखो कुछ भी नहीं हुआ पेशेंट को, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा है यूजुअली मेरी जो नीसेस जो बाहर रहती हैं वो अगर 5-6 साल के भी हैं तो उनको डॉक्टर से इतना डर नहीं लगता, वो डेंटिस्ट के पास बड़ी खुशी खुशी जाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बच्चे इतना रोना धोना करते हैं, वो नहीं जाते, वो यहाँ तो पैनिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। यहाँ तो पेरेंट्स जो हैं वो फौरन ही इस बात पे होते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको बोलेंगे तुम्हें इंजेक्शन लगा दो। जब ये बातें पेरेंट्स कर रहे हैं बार बार तो फिर वो चांसेस आर वेरी लो। आई थिंक स्कूल्स में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। स्कूल में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि वो उसके अंदर मैक्सिमम चीजें वो कर सकें। तो आपको लगता है कि हमारे स्कूल्स को चाहिए कि डेंटिस्ट को इनकॉर्पोरेट करें अपने साथ? से देखिए पहले हमारे स्कूल्स में साइकियाट्रिस्ट नहीं होते थे। हाँ, अब तो अब स्कूल अब बच्चों को एंजाइटी हो रही है। तो इसी तरह डेंटिस्ट होने चाहिए, क्योंकि पहले वो डिजीजेस नहीं थी, बच्चों इतने नहीं क्लिनिक्स आते थे। अब जितने बच्चे आते हैं, आप वो टॉफीज, चॉकलेट्स और ये चीजें खा के रात को सोते हैं, लेट नाइट सोना, फिर टॉफीज बहुत खाना, उसकी वजह से उनके दांतों में बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा जैसे हमारे जो ओवरसीज पेशेंट्स होते हैं, आप देखते हैं बहुत ज्यादा ओवरसीज पेशेंट्स को, तो क्या डिफरेंस देखते हैं आप हमारी जो नॉर्मल पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें और एक ओवरसीज पेशेंट्स के साथ? मैम डिफरेंस तो कोई नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट सेम पेशेंट्स, बस मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑलवेज सेम। बस ये कि ओवरसीज पेशेंट और पाकिस्तान में ट्रीटमेंट कराते हैं उनको काफ़ी चीप पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है कंपैरेटिवली उनकी अपनी कंट्री से। जैसे अमेरिका यूएस के अंदर इम्प्लांट की कॉस्ट ही 35,000 रुपीज़ है, मतलब 3500 रुपीज़ है। तो आप लगा लें 9 से 10 लाख रुपए एक इम्प्लांट की। तो फुल माउथ रिहेबिलिटेशन इज ऑलमोस्ट 1 से 1.5 करोड़ का प्रोसेस। इन पाकिस्तान इट इज 25 to 30 लाख रुपीस प्रोसेस। तो अगर आपको 2 दफा टिकट खर्च करके आना ही पड़े तो तब भी वो काफी सस्ता पड़ता है। बिल्कुल। और फिर यूजुअली पेशेंट अगर आपके पास आना चाह रहे हैं तो कैसे प्लान करके आए, किस तरह वो प्लान करें, अपना विजिट प्लान करें, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा उनको? देखिए इम्प्लांट करने में तो सिंगल डे में लगता है, 7 डेज में हीलिंग हो जाती है। उसके बाद फिर इसका हम इस पेशेंट को एंगेज करते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान्स बताते हैं, तो उसकी पोस्ट ऑप करते हैं और पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेशेंट को विजिट्स करते हैं ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इम्प्लांट के अलावा आप मुझे कुछ बताएं ना कि इम्प्लांट के अलावा कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो वो यहाँ पे अगर करवाते हैं तो उनको लेस एक्सपेंसिव पड़ता है? रूट कैनाल्स आर वेरी लेस एक्सपेंसिव, क्राउन्स आर वेरी लेस एक्सपेंसिव। अच्छी क्वालिटी का क्राउन पाकिस्तान में 40 to 35,000 से लेके आप 50,000 के अंदर मिल जाता है। वहाँ पे वो एक क्राउन की कॉस्ट ही $2,000 से स्टार्ट होती है अच्छे क्राउन की। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस।
हाँ, आपने क्राउन की बात की डॉक्टर साहब, क्राउन में भी तो बहुत अलग अलग हम क्राउन करते हैं। पेशेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये एक सस्ता क्राउन है, ये उससे महंगा क्राउन है, ये उससे महंगा। तो क्या डिफरेंस है प्राइजेस का और क्राउन की जो मेकिंग होती है उसमें, और क्राउन की एक्चुअल जो कॉस्ट है वो किस चीज़ के हिसाब से आप अंदाजा लगाते हैं कि हम बढ़ाएं? जो मेटल का क्राउन होता है वो मेटल नहीं होता, वो भी एक प्लेटिनियम होता है, टाइटेनियम होता है, उसके अंदर ये मटेरियल्स होते हैं। ये भी नॉन मेटल मटेरियल है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। कोबाल्ट होता है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मटेरियल होते हैं। तो क्राउन जब बनता है उसमें फिर टेक्नीशियंस की कॉस्ट पर अब तो डिजिटलाइजेशन आ गया है। एक्सोकैट एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम पूरा क्राउन डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद वो बन के CNC से हमारे टेबल पे आ जाता है। सही। तो क्राउन में जैसे आपने मेटल क्राउन की बात की, इसके अलावा भी तो पेशेंट बोलते हैं, हम जब पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि नहीं आप वो वाला क्राउन लगवा लें, आप वो वाला लगवा लें, तो विच इज़ द बेस्ट क्राउन? और क्राउन अगर हम जरकूनिया और PFM की बात, पोर्सलिन की बात कर रहे हैं, तो उनमें से आपको क्या बेटर लगता है कि पेशेंट को हमने क्या एडवाइस है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हम लगा सकते हैं? देखिए, हम डिपेंड करते हैं कि पेशेंट की बाइट फोर्स कितनी है। अगर पेशेंट एक आया उसकी हाइट काफी ज्यादा है, उसके मसल्स मास बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब उसकी बाइट बहुत स्ट्रांग होगी। तो उसके अंदर या खुद ही बहुत स्ट्रांग है। उसके अंदर ज़िरकोनियम जो है वो नहीं चल सकता। एक पेशेंट छालिया बहुत ज्यादा खा रहा है तो उसमें भी ज़िरकोनियम नहीं चल सकता। हमारे चैलेंजेस हैं, पेशेंट बहुत ज्यादा हड्डियां खा रहा है, बहुत ज्यादा वो गोश्त खा रहा है, तो उसमें भी ज़िरकोनियम नहीं चल सकता। ज़िरकोनियम चल सकता है बहुत से केसेस में, लेकिन ये कि इस तरह के केसेस नहीं चलता। फिर इसमें हम PFM रेकमेंड करते हैं। PFM रेकमेंड है। PFM मतलब पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल। अच्छा, अब पोर्सलिन में भी तो काइंड्स हैं बहुत सारी। देखिए, डिपेंड करता है कि आप उसमें काइंड्स ये हैं कि पहले तो एक ही आती थी, अब ये कि जो जापानीज इस पे जो कोटिंग आती है, इसमें मेटल जो आता है अमेरिकन मेटल आता है। अगर उसमें हल्का मेटल के अंदर मिक्सिंग करते हैं, चाइना मेटल यूज कर ले, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। उसकी अच्छा, वो भी हम नहीं बना रहे? नहीं, वो भी हम नहीं बनाते, वो भी लैब से बन के आता है। वो तो सही है, लेकिन मेटल भी हमें इंपोर्ट करना पड़ा है बेसिकली। जी, मेटल हमारे पास अमेरिकन आता है या चाइनीज आता है, ये मेटल भी इंपोर्ट होता है। प्लस इसके ऊपर जो पोर्सलिन लगती है वो भी बाहर से इंपोर्ट होती है। नॉरिटेक की कंपनी है, वो स्विट्जरलैंड से आती है। एक जापान की है, एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, चाइनीज कंपनी है जो पाकिस्तान में काफी ज्यादा। पेशेंट तो ये कहते हैं सिरेमिक का ही तो क्राउन है डॉक्टर साहब, ऐसे ही बना दें, इतने टाइल बन रहे हैं हमारे यहाँ, इतनी चीजें बन रही हैं। देखिए, आपका क्राउन जो है वो एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द PFM है। टाइल जो है वो मिक्स आप लगा लें, या इतनी प्योर फॉर्म नहीं होती। बॉडी के अंदर जब चीज़ लगती है वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक लगती है, अगर उस स्टैंडर्ड से नीचे है तो वो नहीं लग सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, जरकूनिया की आप बात करते हैं, जरकूनिया मुझे बताया गया जरकूनिया वही है जो हम अंगूठी में पहनते हैं? नहीं, जरकोनियम नहीं, दिस इज अदर सेरामिक मटेरियल। जरकोनियम नाम है, जरकोनिया नहीं है। उसको चिप करके उसको हम जब मिल करते हैं, उसको हाइड करते हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। दीज आर नोन एज सेरामिक बेस। सेरामिक बेस जरकोनियम है, नॉर्मल जरकोनियम है, फुल बॉडी जरकोनियम होता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जरकोनियम्स हैं जो आपके हम यूज़ करते हैं, और ये वो जरकोन नहीं होता जो हम आप बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि पेशेंट यूजुअली ये कहते हैं, जब हम जरकोनियम ट्यूब की बात करते हैं तो वो कहते हैं अरे डॉक्टर साहब आप वो लगा रही हैं जो हम ज्वेलरी में पहनते हैं, हम तो ये नहीं लगा सकते, ये तो बहुत। नहीं, आप डायमंड लगवा सकते हैं सर, उसके अंदर आप जरकोनियम लगा सकते हैं, लेकिन ये कि दांत उस मटेरियल से नहीं बनता, ये एक अलग मटेरियल है, जरकोनियम इससे बनता है। जिसका सेरामिक मटेरियल है और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे पूछूंगी कि आप मुझे बताएं, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री बहुत पहले नहीं था। पहले डेंटिस्ट के पास लोग जब आते थे जब दर्द होता था। अब जो हमारी नई जनरेशन है वो चाहते हैं उसकी स्माइल बहुत खूबसूरत हो, सही है? तो अब नॉलेज बहुत इंक्रीज हो गई, तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमें कराना चाहिए अपनी स्माइल को इनहेंस करने के लिए? आप स्टीलिंग करानी चाहिए, ब्लीचिंग करानी चाहिए, आपके दांत साफ होने चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट बेसिक थिंग यू हैव टू डू इन वंस इन द ईयर। एक साल में एक दफा दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, ताकि आपकी लॉन्जिविटी ऑफ द लाइफ जो है वो बढ़ जाए दांतों की। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास लास्ट 1 मिनट है, आप एडवाइस करें हमारे पेशेंट्स को और स्टूडेंट्स को कि उनको किस तरीके से अपने दांतों को अच्छा, खूबसूरत और हेल्दी बनाना चाहिए। देखिए, अपने दांतों ब्रश करें, क्लीन करें, मीठी चीज़ें इस्तेमाल कम करें, बेवरेजेस का इस्तेमाल भी कम करें। कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ें, नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज़ करें। बस यही है, और अपने दांतों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके साथ जो मैंने सेशन किया। आई होप सो कि हमारे पेशेंट्स या व्यूवर्स को तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमें डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर देख रहे होते हैं, चैनल पे हमें देख रहे होते हैं, वो यूजुअली हमें इनबॉक्स भी कर रहे होते हैं, तो उनको ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव शो लगेगा उनके हिसाब से। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम फिर हम आपको बुलाएंगे। तब चलते हैं इख्तिताम की जानिब। नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।